साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। जब से डीबी की डेट आई है तब से बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर दुनिया भर के लोग मैसेज कर रहे हैं और उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। जहाँ तक कोशिश हो सकती है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जैसे ही मुझे समय मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो है डाउट रह जा रहे हैं लोगों के। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके इसको फाइनलाइज़ कर लिया जाए और आपके सवालों के जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दे दिए जाएँ। ठीक है। सबसे पहले तो अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं। और दूसरा, आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हनुमान जयंती के लिए राम राम। तो साथियों, अगर हम बात करें कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, तो जो सबसे पहली जनरल समस्या है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो जनरल समस्या है हाई स्कूल में और इंटर में नाम के स्पेलिंग को लेकर के जो मिस्टेक्स हैं। चाहे आपके नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो या आपके पिताजी के नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो, या हाई स्कूल में मान लीजिए स्पेस है, इंटर में स्पेस नहीं है, या स्पेलिंग कोई गलती हो गई है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि नाम संबंधी किसी भी समस्या के लिए आपको इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम संबंधी अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप एक सामान्य रूप से तहसील जाइए, तहसील जा करके एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है। और जो भी आपको लग रहा है कि सही है, अगर हाई स्कूल की सही है तो हाई स्कूल को आप ठीक करिए, मतलब उसको आधार बनाइए। और अगर आपको लग रहा है इंटर की ठीक है तो इंटर को आधार बना करके आप एफिडेविट में ये चीज़ लिख सकते हो कि साहब हाई स्कूल में मेरे पिताजी का नाम ये था, किंतु इंटर में मेरे पिताजी का नाम ये कर दिया गया है, जिसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटर में जो नाम है वो हाई स्कूल में जो नाम दिया गया है पिताजी का, उसी के नाम से जाना जाए। उस पर आप साइन वन कर देंगे। एफिडेविट इसीलिए होता है, ये मानवीय भूलें होती हैं और ये इसीलिए होता है, तो इसमें कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे हमारे एक यूट्यूब चैनल पर मतलब एक हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक व्यक्ति हैं, कोई दुबे जी करके हैं, उन्होंने ये समस्या मुझे बताई थी, तो मुझे लगा और भी लोगों की समस्या हो सकती है। तो हाई स्कूल इंटर में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान ये है। अब दूसरी बात, अगर ट्रिपल सी में मान लीजिए नाम में कोई प्रॉब्लम है, तो देखो ट्रिपल सी में नाम सुधार होता नहीं है। ठीक है। ये मैंने कभी सुना नहीं है कि ट्रिपल सी में मान लीजिए नाम में कोई गलती लिख के आ गई तो फिर वो आप उसे सुधार करा लो, ऐसा मुझे लगता नहीं कोई प्रोसेस है। ठीक है। तो उसमें कोई सुधार हो नहीं सकता। तो उसका तरीका भी यही है कि आप एफिडेविट पर ही नाम संबंधी जितनी आपकी समस्या है, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे ट्रिपल सी में हो, नाम संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है आप एक ही एफिडेविट पर वो सारी की सारी लिखवा सकते हो। एफिडेविट में काफ़ी जगह होती है, आप टाइप करवाओगे अगर छोटा छोटा तो वो सारी लिख जाएंगे, उसको तैयार करा लो और जब आप डीवी कराओ ऑनलाइन तो उसको अपलोड कर देना। ठीक है। और हाँ, लिखवाते वक्त ये भी ध्यान रखना कि छोटा इतना ना हो जाए कि वो पढ़ने में ही ना आ जाए, क्योंकि आप उसका फ़ोटो खींच के ही तो स्कैन करके तो अपलोड करोगे, तो अक्षर जो हों वो साफ साफ दिखने चाहिए। ये भी ध्यान रखना। मालूम चले आपने पैसे बचाने के चक्कर में जो है एक ही एफिडेविट पे इतनी सारी चीज़ें जो है नोट करा दी और वो इतनी छोटी छोटी हैं कि वो पढ़ने में नहीं आ रही हैं, तो फिर वो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि आयोग ने पहले ही कह दिया है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो सुस्पष्ट और वो पढ़ने में आने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ आप पहली तो ये ध्यान रखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी का जाति या मूल निवास है ना, तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो जो जाति या मूल आपने फॉर्म भरते समय लगाया है, भाई फॉर्म भरते समय ये मांगा जाता है, जाति प्रमाण पत्र तो मांगा ही जाता है, तो जो जाति प्रमाण पत्र आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल किया था उसी को ही इस्तेमाल करना है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो कि जो जाति प्रमाण पत्र आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वही आपको इस समय में भी इस्तेमाल करना है। मान लीजिए अगर वो खो गया है या आपके पास अब है ही नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा। हालांकि उससे कोई समस्या आने वाली नहीं है क्योंकि वो भी वैलिड ही है, लेकिन अगर पुराना आपके पास है तो फिर आप प्रयास करिए कि पुराने वाले को ही यहाँ पर लगाया जाए। अगर खो चुका है मान लीजिए तो फिर आपको दूसरा लगाना चाहिए। रही बात मूल निवास की, तो मूल निवास में भी यही स्थिति है। भाई मूल निवास इस बात का प्रूफ होता है कि आप यूपी के निवासी हो या नहीं, और मूल निवास केवल उन्हीं को लगाना होता है जो आरक्षण का किसी न किसी स्तर पे लाभ ले रहे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस ले रहे हैं, चाहे ओबीसी ले रहे हैं, चाहे एसटी ले रहे हैं, चाहे एससी ले रहे हैं। ठीक है। उनको ही मूल निवास की आवश्यकता होती है। जितने भी जनरल क्लास के लोग हैं जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं उनको मूल निवास की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मूल निवास की कोई आवश्यकता है, ना ही जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता है, अगर आप किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हो तो। जैसे जब मेरा डीबी हुआ था तो उस समय में हमने केवल हाई स्कूल, इंटर, ट्रिपल सी 3 डॉक्यूमेंट लगाए थे, बात खत्म हो गई, है ना। आधार कार्ड वगैरह तो नॉर्मल है,
लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमने ये 3 ही लगाए थे, फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर और SSC। बाकी किसी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो किसी भी स्तर पे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उनको इसमें वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये बात आप समझ लो, ठीक है। EWS में भी आप ध्यान रखना कि जो डेट दी गई है, जो नोटिफिकेशन में डेट दी गई है, आपका EWS उसी डेट के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अगर वो खो चुका है तो फिर आप नया बनवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिर स्थिति ये हो सकती है कि आयोग उसको स्वीकार करे या ना करे। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो निश्चित तारीख से पहले के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बाद के हो रहे हैं तो फिर आपको इसमें समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि अंतिम फैसला आयोग लेगा, फिर वो उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, जो भी आप जाति मूल फॉर्म के समय लगाए थे उन्हीं को ही आपको यहाँ पर दोबारा से लगाना है, उन्हीं को ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। नाम में कोई समस्या है तो मैंने आपको बता दिया, नाम की समस्या को दूर करने का सीधा सा उपाय है कि आप एफिडेविट लगा सकते हैं, ठीक है। अब रही बात एक महिलाओं के लिए, जैसे एक इसमें समस्या है शादी को लेकर के, कि शादी मान लीजिए 2023 में ये फॉर्म आया था, तो 2023 में मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है, लेकिन 24 में हो गई, 25 में हो गई, है ना, तो फिर उन लोगों का जो है क्या होता है, एड्रेस बदल जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आप विवाहित नहीं थे और अब आप विवाहित हो तो DB में आप ये बात बता देना कि अब हम विवाहित हैं, और ऐसे लोगों के एड्रेस में अगर कोई चेंज आता भी है, खासकर महिलाओं के, क्योंकि एड्रेस बदलता है महिलाओं का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बदले हुए एड्रेस के आधार पर ही लगा सकती हैं, या फिर पुराना इस्तेमाल करना चाहें तो पुराना भी लगा सकते हो। ये इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस आधार पर बाहर कर दिया जाएगा कि शादी से पहले आप कहीं रह रहे थे, अब कहीं रह रहे हो। भाई शादी एक सामाजिक प्रक्रिया है, लोग शादी करते ही हैं, अपने घर छोड़ते ही हैं, घर बदलना पड़ता है, तो एड्रेस भी बदल जाता है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सामान्य बात है ये। और ये बात आयोग भी जानता है, आयोग में भी लोग ही बैठे हैं हमारे आपके जैसे, ठीक है। कोई विदेश से ना आए वो लोग, तो वो भी ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो महिलाओं को भी इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनके एड्रेस में कोई चेंज आ गया है, ठीक है। तो एड्रेस में चेंज आना बहुत ही सामान्य बात है, ठीक है। आप एफिडेविट बनवाना चाहें तो बनवा लीजिए अपनी सेफ साइड के लिए, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सबसे पहले तो आप पैनिक मत करो। अब बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, हम बाहर हो जाएंगे, नहीं आप कहते कोई बाहर नहीं होगा यार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही लोग बाहर होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी होते हैं। मुझे लगता है आप में से किसी को डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, ठीक है। अंतिम बात करते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं NOC को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं NOC, तो इसका मैं आपको प्रॉपर आंसर कर देता हूँ। देखो, 2023 में फॉर्म आया, संभवतः अक्टूबर में, तो अक्टूबर 2023 में जब आपने फॉर्म भरा, अगर उस समय आप नौकरी में थे और आपने फॉर्म में ये बात मेंशन की है कि मैं इस समय नौकरी में हूँ, यानी जब फॉर्म भरा गया होगा उस समय पूछा गया होगा कि क्या आप केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी संस्था में कार्यरत हैं, तो अगर आपने बोला है हाँ मैं कार्यरत हूँ, तो फिर आपको NOC लगाना ही पड़ेगा। आपको NOC लगाना चाहिए हर हालत में, ठीक है। NOC कहाँ से मिलेगा? तो जो भी आपका उच्च अधिकारी है, जो भी नियुक्ति प्राधिकारी है, जैसे हमारे केस में हमारा नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं DPRO, हैं, तो DPRO साहब के पास हमें जो है अगर NOC मान लीजिए कल को मेरा कहीं और सिलेक्शन होता है तो मैं NOC लेने किससे जाऊँगा? DPRO साहब से लेने जाऊँगा। तो वैसे ही जो आपका नियुक्ति प्राधिकारी है, जो लोग नौकरी में है वो समझ रहे होंगे, वो वहाँ से उन्हें NOC लेना पड़ेगा। और NOC के लिए कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। आप अपने उच्च अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र इसके लिए दे सकते हैं और वो बिल्कुल NOC दे देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई भी आपके भविष्य को देख कर के उसमें बाधा नहीं बनेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक। दूसरी बात ये कि मान लीजिए उस समय आप नौकरी पे नहीं थे, जैसे मान लीजिए 2023 में आपने फॉर्म भरा, उस समय आप नौकरी पे नहीं थे, 24 में आके या 25 में आके आपकी नौकरी लग गई और अब आप DB करवा रहे हो, तो यहाँ दो स्थिति हो सकती हैं। पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि साहब आप चाहो तो NOC लगा दो, ठीक है, क्योंकि फिर DB में आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस समय नौकरी पर हूँ, क्योंकि फॉर्म भरा था उस समय आप नौकरी पर नहीं थे, अब आपके बीच में कहीं नौकरी लग गई, आप रेलवे में लग गए मान लीजिए। तो अगर आप DB में ये बात बताओगे कि मैं नौकरी पर हूँ, तो फिर आपको NOC भी लगाना पड़ेगा, या फिर आप बताओ मत तो NOC भी मत लगाओ। लेकिन हाँ, DB में आप NOC लगाने से बच सकते हो, ये बात हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ कि DB में NOC लगाना, मान लीजिए आपकी 2023 के बाद कहीं नौकरी लग गई, फॉर्म में आपने भरा नहीं है कि मेरी नौकरी, उस समय आपके पास नौकरी नहीं थी तो आपने नो कर दिया था, बट अब आपके पास नौकरी है, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में जब अब आपके पास नौकरी है तो आपके पास ये चॉइस है, आप एनओसी लगाना चाहो तो लगा लो, ना लगाना चाहो तो ना लगाओ। अगर आप डीबी में कहोगे कि मैं, आप इस बात को अगर छुपा ले जाइए कि ठीक है मैं नौकरी पर अभी नहीं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, एनओसी मत लगाओ आप। लेकिन आप डीबी में भरोगे कि मैं नौकरी पर हूँ तो फिर आपको एनओसी लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीबी में जैसे मैंने बताया कि डीबी में भले आप एनओसी लगाओ मत लगाओ वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और नियुक्ति के समय आपको एनओसी लगानी ही पड़ेगी। और वो एनओसी क्या होगी, वो बेसिकली आपका त्यागपत्र होगा, इस्तीफा होगा, वो आपको लगाना ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और जो लोग नौकरी पर होते हैं उनको नियुक्ति कई बार देरी से मिलती है। उसका कारण ये है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे नहीं हो पाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन लोगों की, वो जो लोग पहले से नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे थे, तो उनको नियुक्ति बाद में दी गई। मतलब नियुक्ति पत्र तो दे दिया गया लेकिन उन्होंने ज्वाइन बाद में किया, क्योंकि एक डिपार्टमेंट को छोड़ करके दूसरे डिपार्टमेंट में जाने पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती हैं, बहुत सारा रेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना, रिज़ाइन देना पड़ेगा, टेक्निकल रिज़ाइन भी होता है एक, तो वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको एक डिपार्टमेंट छोड़ करके दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको नियुक्ति में आपको रोका जा सकता है। तो ये बात हुई एनओसी को लेकर के, खासकर उनके लिए जो जॉब में हैं। तो जिन लोगों ने 2023 में फॉर्म भरते समय भर दिया था कि हाँ हम जॉब में हैं, उन्हें एनओसी अनिवार्य है। जिन लोगों ने नहीं भरा था, बाद में नौकरी लगी है, तो वो चाहें तो भर दें, ना चाहें तो ना भरें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तो फिर आपको एनओसी में, मतलब फिर आपको एनओसी देनी ही पड़ेगी, त्यागपत्र आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे कुछ यहाँ पे एनालिसिस थे, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के मैंने यहाँ बात करी। उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादातर डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार अगर हम फिर से देख लें तो जितने भी नाम संबंधी हैं उनके लिए एफिडेविट लगा दो। जाति मूल निवास को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने फॉर्म में भरा था वही लगा दीजिए। नहीं है, मान लीजिए खो गया है, आप दोबारा बनवा लो। ठीक है, याद रखना यही चीज़ ईडब्ल्यूएस में आएगी, यही एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, तीनों के लिए यही रहेगी। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो जिनका मायका, मतलब पहले मायके में थी अब ससुराल में है, तो वो इसके लिए चाहें तो एफिडेविट लगा सकती हैं अपनी शादी को आधार बना करके कि भाई हमारा चेंज हो गया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान ना होइए। अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि कल की छुट्टी है तो मैं पूरे दिन आपके रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से डीबी के लिए सारे डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।